नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी ने चुनावी मोर्चे पर अपनी सक्रियता तेज कर दी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब का दौरा कर पार्टी के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस विपक्ष से ज्यादा अपनी अंदरूनी गुटबाजी से जूझती नजर आ रही है। इसी बीच सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर तीखे हमले बोलते हुए चन्नी प्रकरण, एससी समाज के सम्मान और भर्ती परीक्षाओं को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। की राजनीति की है। सैनी ने आरोप लगाया कि कठिन दौर में पार्टी का साथ देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आज कांग्रेस ने ही किनारे लगा दिया है, जो दलित समाज का अपमान है। सीएम ने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। कैंडल लाइट मौन यात्रा के साथ किया जाएगा। इसका उद्देश्य विभाजन की विभीषिका के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। उधर चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ती गुटबाजी बनती जा रही है। बैठकों में पटियाला और संगरूर में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ नारे लगे। दोनों गुटों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। पंजाब विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ सियासी लड़ाई अब और तेज होती दिख रही है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी और आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस सीएम नायब सैनी के लगातार हो रहे पंजाब दौरों पर तंज कस रही है। हरियाणा में तो कुछ है नहीं, पंजाब में अंडा है। वो तो पगड़ी पहन के और अपने पंजाब में जा रहे हैं। मैं उनकी पगड़ी देख के तो मेरे को लगता है पगड़ी पहन के ही सोते हैं वो, और सुबह उठते 4 बजे चले जाते हैं पंजाब में। पंजाब की चुनावी राजनीति अब पूरी तरह गर्मा चुकी है। बीजेपी लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखना है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा पंजाब की राजनीति में चुनावी मुद्दे हावी होते हैं या फिर दलों की अंदरूनी कलह, और पंजाब की राजनीति का असर हरियाणा में किस तरह से होता है, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता राजबीर सिंह रोहिला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता अमनदीप केसरी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी कलह की बात हो रही है बजरंग दास गर्ग जी, इसलिए पहला सवाल आपसे बनता है। मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं और दलित समाज के अपमान का आरोप भी मुख्यमंत्री ने लगाया है, क्या कुछ कहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। मुस्कान जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। मुस्कान जी थोड़ी आवाज ठीक करवा रहे हैं सर, बोलिए अभी ठीक है। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से काम कर रही है, लगातार जनता की समस्याओं को सड़कों पर लड़ रही है, आंदोलन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ते रेट है, पर्यावरण बढ़ता अपराध है, हरियाणा बढ़ता नशा, लगातार सड़कों पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार आंदोलन जारी रहे। अगर फूट देखनी है तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए, जहां 11 ब्लॉक प्रधान हिसार जिले के एकदम से इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं भी कार्यशैली ठीक नहीं है, इस्तीफा दे दो। 11 के 11 सारे के सारे ब्लॉक प्रधान इस्तीफा दे दिए। और फूट देखिए, राम कुमार गौतम विधायक
विधानसभा में कहता है डॉक्टर अरविंद शर्मा खुलेआम पैसे खाता, सबसे भ्रष्ट आदमी है, हर काम के पैसे लेते हैं, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। राव इंद्रजीत कहता है मुख्यमंत्री के मंच पर कि सरकार हमने बनाई, हमारे कहा सरकार बनी तो मुख्यमंत्री हमारा बनना चाहिए। ये तो स्थिति है। रेवाड़ी जिले के अंदर हाल ही में महीना पहले मुख्यमंत्री जनसभा करता है, वहां के विधायक आते, ना ही वह जिला प्रधान सारे बाइकाट कर जाते हैं और फिर मुख्यमंत्री कहता है एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। इन्होंने बाइकाट क्यों किया, कारण बताओ, नोटिस भेजेंगे। ये तो इनके हालात है। किशन पाल गुर्जर, राम नरवीर, विपुल गोयल खुले बयान एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। फूट तो इनके अंदर है, हमारी फूट की बात करते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रभारी संजय जी और हमारे प्रदेश नरेंद्र जी खुलेआम पूरे हरियाणा के जिलों के अंदर दौरे कर रहे हैं, 2 महीने से मीटिंग कर रहे हैं। पहले ही 5 दिन का उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग की, विधायकों की, पूर्व विधायकों की। ये विजुअल्स सामने आए हैं, ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये जो विजुअल्स हमने अभी चलाए हैं मीटिंग के अंदर के संगठन की मीटिंग के अंदर के विजुअल्स हैं, जहां पर 2 पक्ष के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और नौबत हाथापाई तक जा पहुंचती है। सर, इस पर भी सर पार्टी का स्टैंड सामने आना चाहिए ना, नुकसान तो नहीं होगा पार्टी को, चुनाव बेहद नजदीक है सर। बिल्कुल आना चाहिए। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करूंगा, वो पंजाब में जाके झूठे गीत गाता है, हरियाणा की बात कभी करता है क्या? पंजाब में नू हो गया, पंजाब में नू क्यों राजनीति करनी है? यहाँ आवाज आएगा, हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ ठसाएगा, दिल्ली चला जाएगा, दिल्ली से हेलीकॉप्टर लेके पगड़ी बांध के पंजाब चल जाएगा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। लोग समझते नहीं है कि कैश की हालात क्या है। कहता है मैं अपराध खत्म कर दूंगा, नशा तो हरियाणा में कर देने, दुनिया भर का अपराध हरियाणा के अंदर है, रोज कत्ल हो रहे हैं, रोज लूटपाट, हरियाणा अपराध का अड्डा बन रहा है, डेली 4 कत्ल हो रहे हैं। वहां तो कुछ बोलता नहीं, वहां के अपनी गीत गाता है, पंजाब की बात करता है, पंजाब में फूट है। छोटी मोटी बात तो हो जाती है, मैं खुद मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? जब एक परिवार है, जब 50 बर्तन होंगे, थोड़ा बहुत खटके भी, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती का काम करेगी, भारतीय जनता अपनी करेगी, अनिल अपना करेगी। ये थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी दूध की दोही है। सबसे ज्यादा फूट और लूट किसी में है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा जो बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। अभी 2014 से पहले हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर इनके पास बैठने के लिए ऑफिस नहीं थे। इन्होंने अरबों रुपए के जगह जगह जिले कार्यालय बना लिए, जमीन खरीद के अरबों रुपए के ऑफिस बना लिए। पैसे कहां से आए? ये जनता से लूट लूट कर पैसे इकट्ठे करने का काम किया है। ये भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्ट नीति से चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक कि हमारा कांग्रेस संगठन देख लो, हरियाणा का हमारे जिले के प्रधान काम कर रहे हैं, शहरी प्रधान काम कर रहे हैं, युवा प्रधान, महिला प्रधान, SC सेल, BC सेल, लीगल सेल, हमारे जो किसान सेल है, मजदूर संगठन है, सारे संगठन हमारे हरियाणा में काम कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से क्यों लड़ रही है। पार्टी मजबूत है। राजबीर सिंह रोहिला जी, कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है, हरियाणा में भी और पंजाब में भी। आपको क्या तकलीफ हो रही है? सवाल पूछ रही है कांग्रेस। मुस्कान जी नमस्ते, मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ करे, ये इनकी पार्टी का विषय रहता है। लेकिन जो सवाल है गुटबाजी का, वो अब अगर जिम्मेवार नागरिक है, अगर हम राजनीति में रुचि रखते हैं तो हम पिछले 12 साल का प्रकरण हरियाणा का देख सकते हैं, पिछले 2017 के बाद का प्रकरण पंजाब को देख सकते हैं। कैसे इन लोगों ने नेताओं को, वर्तमान नेताओं को ठिकाने लगाने का काम किया है। कांग्रेस का 10 साल का राज जो हरियाणा में रहा है, उसमें दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और बहुत से बड़े अच्छे नेता वो भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर अच्छे से काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर इन्हें ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि इनकी स्वार्थ की राजनीति है। मुद्दा साहब को नायब समिति की पगड़ी से दिक्कत है, जो हमारे प्रवक्ता जी उनको पंजाब जाने से दिक्कत है, तो आपकी दिक्कत नहीं मिटेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं होता है, वहाँ सिर्फ कार्यकर्ता है।
और कार्यकर्ता की जो जिम्मेवारी लगती है वो अपने बखूबी निभाता है। मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री जी बीच अरे सर बीच एक मिनट बजरंग जी, आऊंगे सर आपके पास, वापस आऊंगी। बजरंग जी सुन लीजिए सर पहले। हाँ बोलिए राजवीर जी, बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता किसी के। तो जो इनका ये है कि पीछे रहता है कि तो गुटबाजी का, तो गुटबाजी तो चले रही है। सेंटर जी का प्रकरण देखा आपने, इनके साथ क्या क्या इन्होंने व्यवहार किया था, वही व्यवहार इन लोगों करने के साथ किया। और जो इनके प्रभावी है भूपेश बघेल जी, उनके गोबर के पोस्टर लग रहे हिटलर वाले। तो सलाहकार पार्टी कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है। लोकतंत्र में इस पार्टी में टोपल जाते हैं नेता। इनका राजा बड़ी है जो प्रदेश अध्यक्ष है इनका, उसके सामने जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगते पंजाब में। तो मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल उठाया वो जायज सवाल है। भाई कांग्रेस अपना घर ठीक नहीं कर पाई, पंजाब को क्या ठीक करेगी? ये सच्चाई है। और जो आम आदमी पार्टी है उसका भी आप रखा पूरे पंजाब में। लेकिन आज बात गुटबाजी की है, तो हरियाणा में जो गुटबाजी है इनके कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ के गए? ये जो हमारे प्रवक्ता जी बैठे खुद के हिसाब में बैठे थे उदय साहब के साथ, तो एक माइक पकड़ के बोले हमारे पल्ले तो यही बचा हुआ है, तो आपके पल्ले कुछ नहीं बचा हुआ है। बजरंग दास जी आप लोग खत्म हो चुके हो। श्रीमंत और कांग्रेस पार्टी में एनजीओ है जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर है। वो स्टेक होल्डर अपना हिस्सा कैसे मिले, कैसे उसे वसूल करे, वो एक गिरोह बन चुका है कांग्रेस पार्टी का। जिस पार्टी ने दशकों तक प्रदेश और देश में राज किया, आज उस पार्टी की ये हालत है कि आप कभी दलित का अपमान करते हैं, कभी किसी का अपमान करते हैं। आपने इतना हिंसा कहां से आ गया? क्योंकि आपने सत्ता की मारी काटी है। आप लोग दर्जनों नेता अपने जेल के अंदर गए, ठीक है ना? तो ये जो आप कर रहे हैं ये नहीं, आप देखो कि आप यहाँ बैठ के डिबेट में बैठ के कितनी सफाई कर ले, आपके झंडा फट चुका है, झंडा बचा हुआ है, वो बस वो कुछ नहीं होने वाला उसमें। अमनदीप जी, पहला मामला तो नहीं होगा, पहली बार तो नहीं होगा जब आप डिबेट में जुड़े होंगे और गुटबाजी पर, कांग्रेस की गुटबाजी पर चर्चा हो रही होगी। लेकिन आज कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी नहीं, पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा हरियाणा में हो रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए मुस्कान जी, ये बिल्कुल मैं कहूँगा उत्कृष्ट उदाहरण है, परफेक्ट उदाहरण है कि क्यों इंडियन नेशनल लोकदल इस बात को मानती है कि भाई हरियाणा पंजाब जैसे प्रदेशों में राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रीय पार्टियों का दखल नहीं होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां हरियाणा पंजाब जैसे छोटे प्रदेशों में और खासकर से किसान हितैषी प्रदेशों के अंदर ये दोनों पार्टियां केंद्र से चलती हैं, तो हरियाणा पंजाब के हितों को हमेशा अनदेखी करती हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। और जो उदाहरण हम बार बार जो घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, वो चाहे हरियाणा में हो चाहे पंजाब में हो, ये इतने बड़े स्तर पर खुलेआम इनकी गुटबाजी होती है कि क्या इनके केंद्रीय नेतृत्व को नहीं दिखता? ये स्पष्ट दिखता है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने एक चीज जो है उनके इंटरेस्ट की बात केवल इतनी है कि भाई उनको जो है केंद्र की राजनीति देखनी है। प्रदेश के अंदर उन्होंने इनको खुलेआम छोड़ा होता है कि जैसे हम तुम्हारी मनमर्जी वैसे तुम कर लो, और वही नतीजा हमें देखने को मिलता है कि भाई कांग्रेस में तो खासकर और ज्यादा ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। और जहां जनता की बात को उठाने की बात होती है कि जहां चाहे पंजाब की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, जहां तो विपक्षी पार्टियों को जनता के हित की बात करनी है, आपने सरकार की जन विरोधी नीतियों को उठाना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के हमेशा प्लेटफॉर्म से जो बात निकल करके आती है वो आपसी गुटबाजी की निकल करके आती है। और वो इस हद तक चले जाते हैं कि भाई चाहे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी हो, कि उनकी सरकार बेशक बन जाए, लेकिन जो इनके आपसी गुट हैं उनको किसी को कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। और इसका हमने अभी जीता जागता उदाहरण हरियाणा के अंदर देखा जी। कि भले ही भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, लेकिन जो जन विरोधी मतलब जो जनता की बात का अगर आपने करनी है, मतलब आपसी आपके दूसरे गुट के नेताओं को कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। इस कदर तक इनकी गुटबाजी बढ़ी हुई है, इस कदर तक इनकी जुतियों में दाल बटी हुई है। और ये हमेशा लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और खासकर से मैंने कहा कि हरियाणा पंजाब के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये बार बार क्या हाईकमान को सब दिखता है
लेकिन हाईकमान एक बात नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कही थी, जो उनकी वाइफ डॉक्टर नवजोत सिद्धू ने, कि भाई हाईकमान तो हरियाणा पंजाब में ऐसा है कि जो बड़ी टैची दे देगा, चाहे कांग्रेस में चाहे भारतीय जनता पार्टी में, ये उसको घोषित कर देते हैं कि आप टिकटें बांटो और आप जैसे मर्जी करो। अब हम देख रहे हैं कि राजा वड़िंग खुलेआम पंजाब के अंदर टिकटें बांट रहे हैं और उनको खुली छूट दे दी हाईकमान ने। तो इस कदर से ये राजनीति करती हैं, और दोनों ही जो इनकी राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति है वो हरियाणा पंजाब जैसे प्रदेशों के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है। और बार बार हरियाणा पंजाब के लोगों को, खासकर किसानों को, इन्हीं सब राष्ट्रीय पार्टियों की नीतियों का जो है दंश झेलना पड़ता है। हमने देखा कि क्या कृषि कानून, 3 काले कानून जो भाजपा लेकर के आई, उससे पहले कांग्रेस भी लेकर के आई, और ये यही सब बातें होती रही, क्योंकि इनकी जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सोच जो है वो पूंजीपतिवाद को बढ़ावा देने के लिए है। और यही नाटक हम हरियाणा में देखते हैं, यही पंजाब में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी गुटबाजी से छूती नहीं है, वो केवल पर्दे के पीछे वहां पर दबा ली जाती है बात कि चलो उनकी सरकार है, किसी न किसी तरह से एजेंसियों के जो है सहायता लेकर के, लेकिन गुटबाजी उनके अंदर भी खुल करके है। मैं आपको हाल ही का भी उदाहरण दे दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के अंदर आए तो उन्होंने पंजाब में भी उन्होंने एक ट्रेन जो है वाराणसी के लिए चलाई, और उसका अम्बाला के अंदर जो है स्टॉपेज था, वहां पर अनिल विज जी के सामने खुलेआम उनके खिलाफ नारे लगे। अनिल विज के जो समर्थक थे वो अनिल विज के नारे लगा रहे थे, नायब सैनी जी के समर्थक थे जो नायब सैनी के नारे लगा रहे थे, और वहां पर जो स्वागत ट्रेन का करना था वो तो सब भूल गए। आपसी गुटबाजी में एक दूसरे के प्रति नारेबाजी और वो प्रदर्शन करने लग गए। वहां पर जनता ने, प्रेस के साथियों ने काफी हद तक लोकल लेवल पर वो दिखाया, लेकिन हाँ उस बात को आगे दबा दिया गया है। अभी भी अनिल विज जी ने एक बयान दिया था 3-4 दिन पहले कि भाई मैं सच बोलता हूं और सच की वजह से ही मुझे मेरी पार्टी दंडित करती है, वो सच सुनना पसंद नहीं करते। तो ये गुटबाजी राष्ट्रीय पार्टियों में हमेशा रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व की जो है कमांड पर ऊपर ये दोनों पार्टियां चलती है, और उनका जो राष्ट्रीय इनका केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, उनको हरियाणा पंजाब के हित से कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए ना हमारे मुख्यमंत्री, जिससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि मुख्यमंत्री तो हरियाणा प्रदेश से हैं, लेकिन उनको काम क्या सौंपा गया है कि भाई वो जो पंजाब में अगले साल चुनाव है केवल उनका प्रचार करें। आप बताइए कि क्या लोकतंत्र का साथ ये मजाक नहीं है? क्या ये खुलेआम जनता के जनादेश की उल्लंघना नहीं है कि आपको जो चुना गया था कि आप हरियाणा प्रदेश की सरकार चलाइए, आप हरियाणा प्रदेश की सरकार की बागडोर संभालिए, आप जनता के लिए जनहितैषी फैसले लीजिए, और आप क्या कर रहे हैं सारा दिन? आप सुबह पकड़ी बांधी भी नहीं, बंधवाई, बांधनी आज तक भी नहीं आती है। मेरा चैलेंज है मुख्यमंत्री जी को, किसी और से बंधवाई और पंजाब की तरफ चल दिए, वहां पर रैलियां और वो कर रहे हैं। क्या ये हरियाणा प्रदेश के लोगों की जो गाढ़े खून पसीने की कमाई है, क्या उसका ये लूट नहीं है सरेआम? उसको किस प्रकार से वहां पर खर्चा जा रहा है? और ये बात जहां पर करते हैं हम पेट्रोल डीजल बचाएंगे, अभी राजवीर रोहिल्ला जी यही बता दें कि कितना डीजल हरियाणा प्रदेश के लोगों की कमाई से पंजाब के चुनाव में भी अभी तक फूका जा रहा है, जो चुनाव अगले साल है 2027 में। ये क्योंकि कारण क्या है? कारण केवल एक है कि इनको केंद्रीय नेतृत्व का आदेश मानना है, इनके लिए उनके हित सर्वोपरि हैं, इनके लिए हरियाणा पंजाब के लोगों के हितों का कोई लेना देना नहीं है इनको। वो जितना मर्जी पैसे को किसी तरह से उनके ये लूट ले, असली जो इनका हाईकमांड है जैसे आदेश देता है वैसे ये चलते हैं। तो ये दोनों ही पार्टियों की राजनीति जो है, खासकर से मैंने फिर कहा, इसलिए हरियाणा पंजाब के लोगों के लिए हमेशा घातक रही है। राजेंद्र जादौन जी, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, सियासत राजनीति तेजी से बदल रही है, कुछ चीजें हैं जिनके इर्द गिर्द पंजाब की राजनीति में चर्चा हो रही है और चर्चा हरियाणा में भी उन सब चीजों की हो रही है। एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का बार बार पंजाब दौरे पर जाना, उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस पर, पूरे विपक्ष पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चन्नी प्रकरण का हवाला देते हुए दलित समाज के अपमान का आरोप लगा दिया है कांग्रेस पर। किस तरह से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं पंजाब की राजनीति के, और हरियाणा पर इसका क्या कुछ असर हो रहा है? जादौन जी, देखिए ऐसा है कि हरियाणा पर तो असर है ही। पहले जो
कांग्रेस को उन्होंने एंटी जो है दलित साबित किया हुआ है। क्योंकि जो कांग्रेस में अशोक तंवर बने वो एससी क्लास को बिलोंग करते थे, शैलजा जी बनी वो एससी क्लास को बिलोंग करती थी। उनका जब विरोध हुआ तो उन्होंने कहा भाई कांग्रेस तो दलित विरोधी है, दलित नेताओं को सक्सेस नहीं होने देती। चुनाव के दौरान भी एक मुद्दा हो गया था, शैलजा जी के खिलाफ किसी ने टिप्पणी कर दी थी कांग्रेस के किसी नेता ने, तो वो नाराजगी हो गई थी, फिर उसकी निंदा भी हुई और उसका जो है उनकी नाराजगी से वो चुनाव प्रचार में नहीं गई, उसका भी प्रभाव पड़ा। कांग्रेस की सफलता में कमी आई, ये कह सकते हैं भाई, चाहे वो हार जीत का फैक्टर ना बना हो लेकिन सफलता में कमी आई। तो कांग्रेस पर तो एक मोहर लगाई रखी है उन्होंने। जब भी बात चलती है, पहले जो है अशोक तंवर जी का उदाहरण दे दिया जाता था कि उनका विरोध किया गया, उन पर हमला हो गया, फिर शैलजा जी का आ जाता था कि उनको सफल नहीं होने दिया, उनका लगातार विरोध किया। तो ये दलित नेताओं का विरोध तो कांग्रेस को विरोध दलित विरोधी है। एक मिर्चपुर कांड हो गया था कांग्रेस के शासन में, जो दलितों की जो है मकानों में आग लगा दी गई थी, फिर बाद में वो विस्थापित हो गए काफी, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक इशू गया, फिर इस सरकार ने जो है उन विस्थापितों को सेटल किया। तो ये चल रहा है। अब ये पंजाब में जो राजनीति चल रही है वहाँ अमरिंदर सिंह राजा बर्डिंग जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वो एससी क्लास को बिलोंग करते। तो अभी तो मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी गए, उन्होंने हवा दे दी, उन्होंने कहा जी ये वो चन्नी जी जो है कांग्रेस के वफादार नेता और उनको जो है दलित वर्ग से उनकी अपेक्षा की जा रही है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। एक तरह से वो हवा दे दी उन्होंने। वहाँ जो है बड़ी संख्या में एससी क्लास का मतदाता वर्ग है, तो उनको हवा देने में भी बहुत मजा आ रहा है, तो वो खेल कर रहे हैं। अब ये तो लोकतंत्र में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन आज के दौर में देखिए और पहले भी देखते रहे कि न तो आवाज उठाने का अधिकार, अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जाते हैं तो आपके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। तो जंतर मंतर पर हो गया, फिर जयपुर में हो गया, अभी जयपुर में वो यूजीसी नियमों को लेकर जो एक संगठन के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया, वो तो शांतिपूर्ण कर रहे थे ना, उसमें कोई असामाजिक तत्व गए थे। तो वहाँ क्या हुआ, जो मौलिक अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया हुआ है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है, तो वो मौलिक अधिकार का भी हनन हो रहा है। और सवाल यह है कि जो पार्टी सत्ता में आ जाती है फिर वो अपने पूरे संगठनात्मक कार्य सरकारी खर्च पर ही चलाती है, वो जनता का ही पैसा होता है। अभी जो है वो कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, सरकारी खजाने से ही खर्च हो रहा है, तमाम वो तो होता ही है। वो जो है प्रचार करने के वो प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं अगर पश्चिम बंगाल में, तो वो भी सरकारी खर्च पर ही जा रहे हैं, होम मिनिस्टर जाते हैं तो वो भी सरकारी खर्च पर जा रहे हैं, सब सरकारी। तो लोकतंत्र के गुणदोष भी देखिए जरा कि क्या हो रहा है। बड़ा उसको जो है बहुत उसकी वो जो क्वालिटी की बात की जाती है, जो विकास कार्य हो तो उनमें देखिए कितना करप्शन है, दावे किए जाते हैं शून्य, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, पर जीरो टॉलरेंस कहीं होती नहीं, पैदा होती नहीं। कई मामलों में सरकारी परमिशन नहीं देती, कोई फंस गया तो, और होती भी है, मान लो गिरफ्तारियां भी हो गई तो भी रोक नहीं लगती, कई मामलों में तो मुकदमे दर्ज नहीं होते, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये जो है तमाम जो दोष है इसमें, और कई तरह से लोगों की भावनाओं का अपहरण करके उनका जो है हैक करके और चुनाव जीत के और फिर मनमाने तरीके से शासन चलाया जाता है। तो लोकतंत्र में जो कमियां है उसका पूरा प्रदर्शन अभी सरकार ये सत्तारूढ़ दल कर रहे हैं। और अभी जो है ये भी है कि पंजाब में जा रहे हैं, पंजाब में सत्ता हासिल करना उनका एक लक्ष्य है, ना उनको इस बात की परवाह है कि जनता का पैसा खर्च हो रहा है या हम जो है जो एक तरह से जातिवाद बढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए वहाँ चल रहा है तो बस सत्ता की लड़ाई, वहाँ जो है वो चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, वो कहते हैं कि मैं ही हूँ। वहाँ परंपरा यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहता है चुनाव के दौरान वही मुख्यमंत्री पेश होता है और मुख्यमंत्री बनने के चांसेस उसके ज्यादा हो, इसलिए वो चाहते हैं कि चन्नी जी दोबारा मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ। तो ये संघर्ष है उस तरह का, हालांकि उसको जातीकरण दिया जा रहा है कि भाई एससी क्लास के साथ जाति हो रही है। तो ये है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपना जो एजेंडा है आगे बढ़ाने के लिए लगातार लगी हुई है, लगातार प्रयासरत है, और मुख्यमंत्री जी को तो पूरा ही चार्ज सौंप दिया है कि वो जो है एक तरह से अनऑफिशियली पंजाब के चुनाव प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और बाकी जो पदाधिकारी है वो अपनी जगह है, लेकिन ज्यादा मुख्य दायित्व तो जो है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को सौंपा हुआ है, तो वो पूरी जगह से अपने उसको हवा देने में लगे। बजरंग जी, चर्चा तो है, देश भर में चर्चा है, पंजाब कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है, मुद्दा उठाया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, और एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि दलित समाज का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। जिस चरणजीत सिंह चन्नी ने सब कुछ दिया पार्टी को, उसको ही साइडलाइन कर दिया आपने।
किसी को कोई साइडलाइन नहीं किया। हम्म, ये तो सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए ये उकसाना चाहते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं और धन और बल की राजनीति वो पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। आपने देखा पंजाब में 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ 2 विधायक, राज्यसभा सांसद 7 है। ये धन बल की राजनीति करके सारे देश को कब्जे में करने चाहते हैं। क्यों? जितना पैसा इनके पास हो गया, मतलब बेशुमार पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है कि धन से खरीदो, बल से देखो। नहीं मानने तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, गलत काम करे। चलती सरकार गिराने का इनका सिस्टम बन गया। चलती सरकार बिहार में गिरा दी, चलती सरकार महाराष्ट्र में गिरा दी, चलती सरकार मध्य प्रदेश में गिरा दी, यहाँ तक कि हिमाचल की चलती सरकार गिराने के लिए 6 विधायक हेलीकॉप्टर से हिमाचल से ठाके पंचकुला में लिया है। वहां ट्रायल सरकार गिराने की कोशिश की, कांग्रेस होशियार हो गई, नहीं गिर पाए। इसी प्रकार कई बार राजस्थान की सरकार 5 साल में 6 बार गिराने की कोशिश की, वहां सैनी साहब होशियार थे, काबू नहीं आए, सरकार नहीं गिरा पाए। इनका काम हो गया है। ये क्या है? ये धन बल की राजनीति करके लोगों को डराना, लोगों को गलत काम करना, इनकी सिस्टम बना हुआ है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ, ये तो ये कहते हैं दलित की बात, ये दलित विरोधी ये है, छात्र युवा विरोधी ये है, किसान विरोधी ये है, जन विरोधी ये लोग है। 750 किसान इनके यहाँ, इनके कारण किसान शहीद हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब में किस नाम से वोट मांगे? इस नाम के वोट मांगेंगे। हमने आपको पंजाब वालों को दुड़ा कर पीटा, 20 फुट की खाया खोद दी, आपके ऊपर आंसू गैस के गोले दाबे, आप पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर जेल में डाल रखा है। 750 किसान आपके राज में शहीद हो गए। 13.5 महीने आंदोलन चला, आंधी आई, तूफान आया, बरसात आया, 50 टेम्परेचर रहा, किसान टस से मस नहीं हुए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कानून बनने के बाद वापिस नहीं होते, और 3 कृषि कानून किसान हितैषी है, ये वापिस नहीं होंगे। बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर आपके सामने है 3 कृषि कानून। यही प्रधानमंत्री जी टीवी पर आकर रात को 8 बजे कहता है भाई मेरे से गलती हो गई, मैं समझा नहीं पाया, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, 3 कृषि कानून वापिस लेता हूँ। और एक वायदा और किया था, हम ये कमेटी बनाएंगे एमएसपी गारंटी कानून का। आज तक वो कमेटी नहीं है, कमेटी कहाँ गई? छात्रों को दुड़ा कर पिटा, फिर फोड़ दिए, हाथ फोड़ दिए, टांग तोड़ दी। बहनों के साथ क्या था? दुर्व्यवहार उन्होंने किया। वायदा किया था जो जंतर मंतर के ऊपर जो आंदोलनकारी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होंगे, सबके केस वापिस होंगे, ये वायदा किया था। मगर अब फैसला होने के बाद आंदोलन उठते ही होटलों से घरों से दुड़ा कर उठाने का काम पुलिस प्रशासन ने किया। कहाँ गई भाई वो आपका वादा, जो आपने वायदा किया था, कहाँ गया? अरे पूछना चाहता हूँ, ये जो गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया? आंसू गैस गोले दाबने का ऑर्डर किसने दिया? लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया? ये सारा गृह मंत्री के अंडर आता है। प्लेट गन की जो गोली चलाई, गृह मंत्री राजवीर जी आपत्ति रखिएगा, आ रही हूं सर। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री लोकसभा में जवाब देने के लिए नहीं आया, प्रधानमंत्री। अच्छा बजरंग जी, कुल मिलाकर आप क्या कह रहे हैं? छात्र परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, और ये तमाम वर्ग आपके साथ है, तमाम वर्ग आपके साथ है। पंजाब में भी छात्रों की बात की, युवाओं की आपने बात की, किसानों की बात की, आपके साथ हैं क्या ये सब? देखिए आपको रिजल्ट में पता लग जाए। विधानसभा चुनाव होंगे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता के सहयोग से बननी है, ईवीएम से तो बननी नहीं। बीजेपी तो कह रही है सर कि कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने मिलकर इन सभी वर्गों को धोखा दिया है। सुनिए, धोखा देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैंने गिना दिया आपके सामने, किसानों को वहां पर दुड़ा कर पीटा। इन्होंने क्या कहा? खालिस्तानी है, किसानों को आतंकवादी कहा और खालिस्तानी कहा। वो जिनसे वोट की उम्मीद करते हैं। हमने हमेशा
किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया, किसानों के साथ खड़े रहे, छात्र आंदोलन के अंदर छात्रों के साथ खड़े रहे, यहाँ तक कि आपके सामने है जब हमारे आवाज नहीं सुनी गई तो हमने धरना प्रदर्शन किया। किस प्रकार पुलिस प्रशासन ने, सीआरपी के जवान ने राहुल गांधी की टांग खींच कर घसीट के ले गए, उनका पैंट फट गई, एक जूता गायब हो गया, उनकी नाक में खून आया, मगर हटे नहीं। अगले दिन फिर प्रदर्शन किया, फिर रोकने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब विपक्ष ने जवाब मांगा लोकसभा के अंदर, तो जवाब दीजिए, ये प्लेट गन किसने चलाने का ऑर्डर दिया, आंसू गैस के गोले किसने दाबुआने का ऑर्डर दिया। मगर अमित शाह जी लोकसभा में आए नहीं, प्रधानमंत्री आए नहीं, जवाब नहीं दिया, जवाब देने से भाग गए। और मैं खुले तौर पे कहता हूँ, हम सरकार आए ना आए, सरकार बने ना बने, हमारे लिए सरकार बनाना जरूरी नहीं है, हमारे लिए जनता का हित जरूरी है। हम किसान के साथ, कर्मचारी के साथ, मजदूर के साथ, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, हर वर्ग के साथ खड़े हैं। हर वर्ग की लड़ाई, हम पंजाब है, ये हरियाणा है, लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे, पर लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 7 तारीख को, 7 अगस्त को हमारा हमने मीटिंग रखी हुई है सोनीपत के अंदर, हमारे प्रभारी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग लेंगे। 8 तारीख को, 8 अगस्त को हमने ट्रेनिंग कैंप रखा हुआ है सोनीपत के अंदर ही, वहाँ भी हमारा कार्यक्रम होगा। और मैं बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं ईमानदार सरकार, ऐसा कोई एक सरकारी महकमा बता दे जहाँ बगैर रिश्वत लिए काम होता हो। मेरे साथी बीजेपी के बैठे हैं, आप गिना दो, पूछ लेते हैं सर। बजरंग जी आप जवाब सुन लीजिए, ठीक है। बहुत सारे आरोप आपने लगाए रोहिला जी, ये तमाम आरोप जवाब की आपसे उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बात बार बार विपक्ष की तरफ से कही जाती है, खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से। एक मिनट बजरंग जी, लौट रही हूँ मैं आपके पास। बजरंग जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो हरियाणा पर ध्यान न देकर पंजाब पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इससे हरियाणा के लोगों को दिक्कतें हो रही है और यहाँ पर असर पड़ रहा है कामकाज में। बजरंग दास जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, नेता है, बड़े नेता है कांग्रेस के, प्रवक्ता की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई अतीत में क्या किया इन लोगों ने। 12 दिन को सफल का यूज करके इन लोगों ने 90 सरकारें बर्खास्त की, जिसमें 4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी के 12 साल के शासनकाल में किसी सरकार को बर्खास्त किया गया तो तानाशाह हुई कांग्रेस। और जो चन्नी जी है उनके पर्सनली कौन कर रहे, कांग्रेस ही कर रहे हैं, कौन कर रहे, कांग्रेस ही कर रहे हैं। जो भूपेश बघेल का जो गो बैक के नारे वाले पोस्टर जारी कर रहे हैं जो लोग, वो कांग्रेस ही है। हमारा तो कोई लेने था ना, हमारी कोई सरकार है वहां भी जनता को अपना 12 साल का जो गवर्नेंस है हमारा हरियाणा ने जो दिया है, केंद्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया है, जो किसानों को लाभ दिए गए हैं, जो पीएम किसान नीति दी गई है, जो सब्सिडियां दी गई है, जो लाभ लक्ष्मी योजना दी गई है, हमें जो 2.5 लाख नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची दी गई है। हम तो जन कल्याणकारी योजना है वो बता रहे भाई आपके पड़ोस में जी के नेतृत्व में ये हो रहा है और सब सुधार है, ठीक है ना। लेकिन इनको दिक्कत ये है कि इनका जो जवाबदार है वो सिखता जा रहा है, क्योंकि जो जिस पार्टी ने 200 तक पंजाब में राज किया, हरियाणा में राज किया, और वो पार्टी भाई का अगर हम मुश्किल से बार कर बात पंजाब में पिछली बार अमरिंदर सिंह के साथ तो कितना अपमानित किया इन लोगों ने, नवजोत सिंह सिद्धू को अपमानित किया इन लोगों ने। ये अपने भूल जाते हैं। बजरंग दास जी थोड़ा पढ़ के आ जाओ, ये डाटा देना चाहिए आपने, लेकिन आप इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जो पेपर लीक हुआ था उससे प्रधानमंत्री जी ने सटीक एक्शन लिया, इस्तीफा भी हो गया, लेकिन इस्तीफा का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो रिफॉर्म करने वो सरकार ने करने। मोदी जी ने सामने आके बोला, आप भी तो बोलिए ना, आपकी सरकार में कर्नाटक में पेपर में लीक हुए, आपकी सरकार में अभी कर्नाटक में झारखंड में आंदोलन चल रहा है, झारखंड में आंदोलन से वहां पर कब बोलेंगे आप लोग, वहां पर आपके नेता कब बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि जहाँ का बीजेपी की सरकार है वहां पर छोटी मोटी बात हो जाती है तो आपको दिक्कत हो जाती है। वहाँ मौका ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप वहाँ मौका ढूंढने की कोशिश करते हैं, जनता लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ने 3 बार आपको धराशायी किया है, तो जनता को पता ये लुटेरे लोग हैं, इन लोगों ने हरियाणा के साथ साथ पूरे देश को लूटा है, पूरे देश को लूट के लोग बैठे हुए। अरे रसो ना आप अपना पीछे मत बोलो, तो ये लुटेरे लोग हैं, इनको कभी भी जनता सत्ता में नहीं आने देगी।
और वही बात हुड्डा साहब के ऊपर फोबिया हो रखे नायब सैनी जी का, नायब सैनी जी एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते, एक शासक के रूप में भी काम करते और जनता से मिलते हैं। लाखों लोगों से संत कबीर कुटी से मिल चुके हैं। आपके यहाँ तो हुआ करती गाड़ी करती थी, लेकिन वहाँ सामान्य लोग जाते हैं, सामान्य जन अपनी बात बताते हैं। तो ये तो हरियाणा सरकार का जो एक ध्येय है, तो जन कल्याणकारी सरकार है, जनता के लिए, जनता को समर्पित सरकार है। जो योजनाएं बनाई जा रही है वो जनता के लिए बनाई जा रही है। हमारे यहाँ विकास भी होगा, विरासत भी होगी और जनता का विश्वास भी जीत रहे बार बार। तो आप निश्चिंत रहिए, हरियाणा और में जो सरकार बनी है, पंजाब में भी ऐसी सरकार बनेगी और आप लोग देखते रह जाएंगे। अभी आप एक बात बताइए, भूपेश बघेल की पिछले बार भी 10 दिन लेके गए थे, और क्या केंद्रीय हाईकमान करेगा, केंद्रीय हाईकमान करेगा तो कर लो ना फिर हाईकमान। वेडिंग के खिलाफ झंडे उठ रहे, सिद्धू मूसेवाले के फादर ने क्या क्या बोला, फिर मेरे को एक मूर्ति लगी थी उनकी सिरसा साइड में, मेरे बेटे की मेरे को जाने नहीं दिया कांग्रेस वालों ने। तो तानाशाही कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसी वजह से हमारे जो नायब सैनी जी है, मुख्यमंत्री जी है, उनको पसंद कर रही है जनता और उनकी डिमांड है पंजाब में, क्योंकि वो सहज उपलब्ध है, वो आराम से बात करते हैं, एरोगेंस नहीं है उनमें। जनता जिसको पसंद करेगी उसी को तो बुलाएगी, उसी के पास तो आएगी। आज आप लोगों ने झोटे रस आर्थिक सब वापस चले गए थे आपके, ठीक है ना। जब आप सुबह सुबह जब रिजल्ट आया था विधानसभा का, आपको पता है सारी बातों का, ठीक है ना। फिर वो सब कुछ होगा, एक झटके में पता लगा जनता के साथ मतलब भारी बदल दिया आपके साथ। तो आप लोग सफाई विपक्ष में बने रहिए, क्योंकि जनता आपका समर्थन नहीं दे रही और जनता का जिसके साथ आशीर्वाद होगा वो सरकार बनाएगा, वो राज करेगा, वो सेवा करेगा। ठीक है बजरंग जी, सीएम सैनी की डिमांड है भाई, पंजाब में जा रहे हैं, वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, आप भी बनाइए सर, छूट है आपको भी। देखिए किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, कोई सुनता नहीं है, उनके पास कोई व्यक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकारी अमला जमला दिखाने के लिए पड़ोस में हरियाणा पंजाब पड़ोस में है, सरकारी हेलीकॉप्टर, सरकारी तंत्र मंत्र, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी, नौटंकीबाजी है। हरियाणा का मुख्यमंत्री आ गया, हमें 24 फसलें हरियाणा में खरीदते हैं। कोई पूछनिया हो सैनी साहब, 24 फसलें तो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती, पैदावार कहाँ से खरीद लोगे? गुमराह करना, झूठ बोलना, ये क्या छोटी सी बात हो जाए। 21 छात्र जो आत्महत्या करके, इनके लिए छोटी बात है। 750 किसान शहीद हुए, इनके लिए छोटी बात है। सैकड़ों युवाओं के हाथ पैर तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए, इनके लिए छोटी बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सरकार जो है ये बहुत निर्दलीय सरकार है। ये सरकार के अंदर जनता से कोई लेना देना नहीं, लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति करती है। ये लोगों को गुमराह करके हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भगवान का नाम लेकर चंदा चोर पार्टी है जो राम को लाए उनको लाएंगे, तो चंदा खाएंगे, चंदा खा गए तो अरबों रुपए का जो इस सबसे मुझे समझ में आता है। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस सबसे अमनदीप केसरी जी, ये समझ में आ रहा है कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव के। क्या पंजाब पूरी तरह से विकसित हो चुका है, वहां पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं सामने आ रही, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि मुद्दों की अगर बात हो रही है, अंदरूनी कलह की, पार्टी के संगठन की एकजुटता की बात हो रही है सर। हेलो अमनदीप जी, आ रही हूँ बजरंग जी। डिबेट में भी ये साफ पता लग रहा है। दीदी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए बोलिए। आपकी डिबेट से भी साफ पता लग रहा है कि किस प्रकार से जो राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता हैं, कोई भी स्थानीय बात या जो स्थानीय मुद्दों की बात होगी हरियाणा पंजाब की, वो वहां पर नहीं चलेगी। हरियाणा में हमें देखने को मिलता है। और मैं ये कह रहा हूं कि इसी वजह से हम इनकी राजनीति का विरोध करते हैं, दोनों ही पार्टियों की राजनीति, क्योंकि जो असल में जनता के मुद्दे हैं, विधानसभा में पंजाब के मुद्दों की बात होनी चाहिए, पंजाब की समस्याओं की बात होनी चाहिए, और जो पंजाब की सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्य, उनकी बात होनी चाहिए कि कैसे नई सरकार बनेगी और नई सरकार बनने से ये कार्य उनके सुधरेंगे, पंजाब के ये मुद्दों का हल होगा।
लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जैसे हरियाणा में हो चाहे पंजाब में हो, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां क्योंकि अपने केंद्रीय नेतृत्व से बंधी हुई हैं, उनको जिस प्रकार से आदेश हाईकमांड से आएंगे ये केवल उतना ही बोल सकते हैं। ये अपने आप से कोई मुद्दे की बात नहीं कर सकते, ये अपने आप से कोई जनता की परेशानी की बात जो स्थानीय बात है वो नहीं कर सकते। अब इनको जिस प्रकार का आदेश दिया जाता है ये वहीं तक सीमित रहते हैं और ये लोकतंत्र के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और खासकर से जब हम भारतीय लोकतंत्र में बात करते हैं जहां पर हमारी प्रदेश की अलग सरकार है, उनके दायित्व अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, तो वहां पर वो बात होनी चाहिए। लेकिन ये बातें मतलब बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ना हरियाणा में होती है ना पंजाब में होती है। अब भी ये दोनों आपने देखा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता बस वो एक दूसरे की बात, वो उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो जो असल मुद्दों की बात वो कहीं ना कहीं खो जाती है, वो गुम हो जाती है। क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है पूंजीपतिवाद को उन्होंने बढ़ावा देना है, इन्होंने कोई स्थानीय मुद्दे स्थानीय उसकी बात नहीं करनी, चाहे पंजाब की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो। अभी भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नायब सैनी तो हर रोल में भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में भी, फलाने के रूप में भी। अब ये बताइए कि ये जिस भी आदमी को किसी पद पर बिठाते हैं वो महामानव बन जाता है। अगर नायब सिंह सैनी जी सारा दिन पंजाब में जाते हैं, सुबह उठ करके 8-9 बजे 10 बजे अगर वो अपनी गाड़ियों का काफिला लेके 250-300 किलोमीटर पंजाब में जाते हैं, वहां से वापस आते हैं रात को, तो भैया हरियाणा का कामकाज कब देखते हैं? ये कहेंगे कि वो रात को देखते हैं, तो भैया वो सोते कब है, खाते कब है? ये कहते हैं भी वो महामानव है। ये सारे महामानव भारतीय जनता पार्टी में पैदा हो गए और वो किसी पद पर बैठने के बाद पैदा होते हैं। ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस तरह से ये जनता के मैंडेट का भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये जनता ने जो जनादेश दिया ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और हम बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार ऐसे मामले आ चुके हैं कि नायब सैनी जी को तो हरियाणा के मामलों की कोई खबर ही नहीं है, कोई वो फैसला नहीं ले सकते। अभी हमने देखा चनौत के अंदर बार बार वो उनको, जैसे उनका केंद्रीय नेतृत्व बोल रहा था वो वही भाषा बोल रहे थे, और एकदम से मनोहर लाल जी आते हैं और वो कहते हैं कि टी लग गई। तब वो कानून कहां गए भाई अमृत योजना के, जो तुम बार बार कह रहे थे नहीं लगती? तो इस प्रकार से ये जनता के जनादेश का दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मजाक उड़ाती हैं। हमने कांग्रेस में भी देखा, कांग्रेस पार्टी जो है 1 साल तक इन्होंने नेता प्रतिपक्ष दिया ही नहीं हरियाणा को। ये कह रहे जी 2 लाइनें लिख दी हमने, हाईकमान डिसाइड करेगा। हाईकमान को तो भैया आपके सारे 37 विधायकों का नाम भी नहीं पता, क्योंकि अटैची से टिकटें बटी हुई हैं। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि राहुल गांधी जी मेरे बोलने के बाद भी वो याद कर लें और अगले दिन बता दें 37 के नाम और कौन से हल्के से वो आते हैं। वो तो ये इनकी हालात है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और इनके जितने भी कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर हैं, ये अपने पदों के लालच में अपने हाईकमान के आगे नहीं बोल सकते, और इनका हाईकमान केवल अपने केंद्रीय हित को देखते हुए और दोनों प्रदेशों के हित को नहीं देखता, ना जनता के हितों की वो बात करते हैं जो दोनों प्रदेशों के अंदर अनदेखी जिनके होती है जी। इसलिए हमारे हरियाणा और पंजाब के अंदर आप बार बार देखेंगे कि इतने सारे मुद्दे उठते हैं, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं वो वहीं की वहीं बनी रहती हैं, कोई मुद्दा हल नहीं होता। और आपके माध्यम से भी हम बार बार कह रहे हैं कि हम इस प्रकार की राजनीति का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार जो प्रदेश बने हुए हैं, प्रदेश की अपनी सरकारें हैं, वो अपनी सरकार के अनुसार अपने समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। लेकिन उस जनादेश को, उस संविधान की उल्लंघना ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां करती हैं कि जब जनता प्रदेश की किन्हीं को विधायक चुनती है, ये लिख देते हैं कि भाई 2 लाइन का प्रस्ताव की हाईकमान फैसला लेगा, जबकि हरियाणा की जनता ने जो फैसला लिया उसको ये नहीं मानते, या पंजाब की जनता जो फैसला लेगी। आप अभी पंजाब में भी हमें यही देखने को मिल रहा है, वो कह रहे हैं जी कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, हाईकमान फैसला लेगा, हाईकमान फैसला लेगा। तो ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र के अंदर। ये सरेआम लोकतंत्र की ये दोनों पार्टियां हत्याएं करती हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो कानूनी
बीच में लूप होल्स हैं उनका फायदा उठा करके ये दोनों पार्टियां अपना तरीके से एक तरह से तानाशाही जमाने की कोशिश करती हैं दोनों का केंद्रीय नेतृत्व। ठीक है राजेंद्र, जादौन जीतना मुश्किल है क्या हाईकमान के लिए, अगर अंदरूनी कलह के बाद सामने आ रही है, खासतौर पर हरियाणा कांग्रेस की हम बात कर ले, पंजाब कांग्रेस की क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं, इतना मुश्किल है क्या सर कंट्रोल करना और निर्णय लेना जिससे सब कुछ कंट्रोल में आए? नहीं देखिए, अगर मान लीजिए सख्ती अनुशासन को लेकर सख्ती की जाए तो कंट्रोल हो सकता है। शुरुआती कुछ थोड़े बहुत नुकसान हो भी सकते हैं कि कुछ पार्टी छोड़ गए, कोई कहीं चले गए या दूसरे दल बदल कर लिया, लेकिन सख्ती पर निर्भर करता है कि आप जो है अनुशासनहीनता या दल के सिद्धांत और नियमों के खिलाफ अगर कोई कुछ करता है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर ये एक्शन होने लग जाए तो मुझे लगता है कि सारी पूरा जो है सिस्टम ठीक हो जाए, लेकिन वो नेतृत्व ही बहुत ढिलाई बरतता है और उनको लगता है कि हम राजनीतिक रूप से बड़ा घाटे में चले जाएंगे। उसका ये नतीजा होता है कि फिर बस एक सह मिलती रहती है, एक अघोषित सह मिलती रहती है और जो गुट आपस में लड़ते रहते हैं। पंजाब में यही हो रहा है, हरियाणा में भी यही चलता रहता था। अभी तो कुछ अब नए प्रभारी आए तो थोड़ा शांति दिखाई दे रही है। तब भी जो है निचले लेवल पर वो देख रहे हैं कि बूथ लेवल तक जा रहे हैं, हमारा बूथ सबसे मजबूत, ये अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सीख लिया कि बूथ को मजबूत कीजिए, बूथ लीजिए जो है जिताने का काम करता है। तो कांग्रेस में भी वो आ गया। तो ये तमाम तरह की है पार्टियां, गठबाजी तो सब जगह होती है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वहाँ साइलेंट गुटबाजी है, वहाँ जोरों से नारेबाजी नहीं लगेगी, कोई पोस्टर बार नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, तो वहाँ वो अलग तरीके से गुटबाजी तो है वहाँ। एक तो जादौन जी कांग्रेस मानती नहीं है कि गुटबाजी है, पूछो सवाल तो प्रवक्ता ये कहते हैं सब कुछ ठीक है, तस्वीरें कुछ, बयान कुछ और ही तस्वीर कहानी बयां करते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। नहीं, प्रवक्ताओं को तो पूरा गाइडलाइन दी जाती है ना कि आपको ये बोलना है, वो वास्तव में कुछ भी चलता रहा और लोग देख रहे हैं, खुलेआम ही चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डिबेट में नकारते रहते हैं कि कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है और ये तो मीडिया की वजह। मीडिया हमेशा जो है पूरे ब्लेम झेलता है, वो सब तरफ के ब्लेम झेलता है। मेरी खबर, मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, ये मीडिया की उपज है, कोई गुटबाजी नहीं है, ये जो है मीडिया ने गलत बता दिया। मीडिया के ऊपर मीडिया अच्छा है बीच में, वो सबके जो है दोष अपने ऊपर ले लेता है और वो काम भी करता रहता है, इनके एजेंडे बनाने के भी काम करता है और इनको आयदा दिखाने का भी काम करता रहता है। वो तो यही है। अब ये है कि कांग्रेस को अपना पंजाब में अपना हाउस ठीक करना चाहिए। अगर गुटबाजी पार्टी टूट गई तो बड़ा नुकसान होगा, पहले भी इन्होंने नुकसान कर लिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटा दिया, फिर जो है वो बड़ा झटका लगा, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। फर्क तो पड़ता ही है। अगर आपके बड़े जो चेहरे हैं अगर वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो वो इमेज पर बड़ा खासी प्रभाव पड़ता है। जैसे शेयर मार्केट गिर जाता है ना, कभी कोई फाइनेंशियल गड़बड़ हो जाती है या कोई किसी संस्थान में या कोई गवर्नमेंट के लेवल पर कोई गड़बड़ होती है तो शेयर मार्केट गिर जाता है। तो शेयर मार्केट गिर सकता है, वो पार्टी का भी शेयर मार्केट होता है, वो भी गिर जाता है। यही तो कांग्रेस को देखना है कि किस तरह से अपने घर को संभाल के रखे। कभी तो वो कहते रहते हैं कि हमारे आंतरिक लोकतंत्र है, ये चलता रहता है। पहले जो हरियाणा के प्रभारी थे शकील अहमद, वो कहते रहते थे वो सब है अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन कर तो पार्टी के लिए ही रहे, वो गुटबाजी को नकार दे। मतलब कार्यवाही करना, कोई अनुशासन मेंटेन करने के लिए कोई एक्शन लेना वो नहीं था उस समय, वो इसलिए कहते रहते थे तो गुटबाजी को होगा, सहमिलती रहती थी। जो गुट अपना अपना काम कर रहे हैं वो करते रहते थे। वो तो ये और कहते थे कि प्रभारी की ओर से। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, पहले तो ये मानना होगा डैमेज है, उसके बाद डैमेज कंट्रोल की दिशा में पार्टी को आगे बढ़ना होगा। इसके साथ ही देखना होगा कि सीएम सैनी के बयान का असर क्या होगा राजनीति में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।